हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं। आपसे किए वादे के मुताबिक, जैसा आप जानते हैं, करंट अफेयर्स की एक कड़ी प्रतिदिन रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की पुस्तक के ऑब्जेक्टिव सेट्स के लिए हम लोग आपसे रूबरू होते हैं। ठीक 3 बजे लाइव आपसे जुड़ते हैं। तो आज भी ठीक हम लोग 3 बजे जुड़ चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 3 के प्रश्नों पर। किन प्रश्नों पर? सेट नंबर 3 के 20 प्रश्नों पर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोग बीच में कई बार पीडीएफ की मांग करते हैं, तो पीडीएफ आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहां आप ज्वाइन कर लें तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। स्टेटस फॉर शिवा चौहान, रवि कुमार, एमडी सैफ, सुप्रिया फनी वीडियो इत्यादि लोग जुड़े हैं। तो जल्दी से जल्दी और भी अपने दोस्तों साथियों को जोड़िए और हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 3 के डिस्कशन को। ठीक है, तो ये इस महीने की करंट अफेयर्स है और इसके 30 ऑब्जेक्टिव्स के जो सेट हैं उसी के प्रतिदिन एक सेट का डिस्कशन हम लोग लाइव 3 बजे जुड़ करके करते हैं। ठीक है, तो दीपक जी नमस्ते। चलिए जल्दी से जुड़िए। ठीक है, और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से चर्चा को। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, फीडे ऑनलाइन ओलंपियाड चेस प्रतियोगिता का संयुक्त विजेता बना है। यहाँ दो देशों का युग्म दिया गया है, यानी संयुक्त विजेता, यानी जब भी जीता है तो क्या 2 देश इस वर्ष जीता है। तो 2 देशों के जीतने का वजह क्या रहा है? तो याद रखिएगा कि चेस ये क्या होता है, फीडे ओलंपियाड, इसका आयोजन ऑनलाइन किया गया। किस खेल के लिए? तो चेस के लिए। और इस खेल का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण chess.com पर आयोजित किया गया ऑनलाइन, और ये ऑनलाइन कार्यक्रम इसका पहली बार आयोजित किया गया है। ठीक है, फीडे ऑनलाइन ओलंपियाड की बात करें तो पहली बार इसका ऑनलाइन संस्करण आयोजित किया गया और इसके ऑनलाइन आयोजन के दौरान इसके इंटरनेट सर्वर की खराबी के कारण, किसके खराबी? इंटरनेट सर्वर की खराबी के कारण इसमें बाधा हुई और भारत के जो खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे उसमें निहाल, एक नाम था आपका निहाल सरीन और दूसरा नाम था दिव्या देशमुख। भारत की ओर से किन किन खिलाड़ियों ने भाग लिया था? निहाल सरीन और दिव्या देशमुख। ठीक है, इन दोनों खिलाड़ियों का इंटरनेट क्या हो गया? बाधित हो गया, जिस कारण कि भारत और रूस के बीच जो ये फाइनल मुकाबला हो रहा था ऑनलाइन ओलंपियाड का, इसको क्या कर दिया गया? दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। तो इसका संयुक्त विजेता कौन हुआ? भारत और रूस दोनों हुआ। कारण क्या रहा? तो कारण रहा आपके इंटरनेट सर्वर की खराबी के कारण। बस याद रखिएगा, रूस इस ओलंपियाड को सबसे अधिक बार अब तक 24 बार जीत चुका है। रूस इस ओलंपियाड को कितनी बार जीता है? तो 24 बार जीता है और इसका पहली बार आयोजन ऑनलाइन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिसंबर 2020 में किस देश ने माराडोना, जो फुटबॉल खिलाड़ी थे, के नाम पर अपने देश में स्टेडियम का नामकरण किया है? तो याद रखिएगा कि माराडोना जो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, किस देश के? अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। किनका? माराडोना का निधन हो गया। ये किस देश के थे? तो अर्जेंटीना के थे। तो अब इससे ये आप अनुमान मत लगा लीजिएगा कि इसका माराडोना के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम अर्जेंटीना में ही रखा गया है। तो ये अर्जेंटीना में नहीं बल्कि कहाँ रखा गया है? इटली का। इटली में ही एक नपोली फुटबॉल क्लब है। कौन सा है? नपोली फुटबॉल क्लब। नपोली फुटबॉल क्लब एक है आपका। इसी नपोली फुटबॉल क्लब के कप्तान माराडोना रह चुके थे, इसीलिए नपोली फुटबॉल क्लब ने ही आपके इटली में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम माराडोना के नाम पर रखा है। और इस स्टेडियम का नाम माराडोना रखा गया है, उसका पुराना नाम सान पाओलो स्टेडियम था। उसका पुराना नाम क्या था? इटली के सान पाओलो स्टेडियम का नाम माराडोना के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये इटली का स्टेडियम है और इसका नामकरण किसने किया? नपोली फुटबॉल क्लब जो इटली का है। और इसके कप्तान कौन रह चुके हैं? तो इसके कप्तान माराडोना रह चुके थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
3, महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला पहला देश। ठीक है, तो महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने वाला पहला देश कौन है? आप लोग भी कमेंट करिए और कमेंट करके आंसर्स दीजिए कि क्या इसका सही जवाब है। जैसे ही प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर आए आप उसका जवाब ABC कमेंट करके हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपके स्मृति में प्रश्न ज्यादा दिनों तक रह पाएगा। देखिएगा, महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला पहला देश कौन है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि माहवारी के दौरान महिलाओं में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके दौरान महिलाओं को ढेर सारी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने हेतु क्या किया गया? सैनिटरी पैड, आपका जानते हैं कि सैनिटरी पैड आपका इस दौरान बेहद ही राहत पहुंचाने वाला होता है, और ऐसा फ्री इसको अवेलेबल करवाने वाला पहला देश जो बना है वह आपका स्कॉटलैंड बना है। कौन सा देश है? स्कॉटलैंड है। यानी स्कॉटलैंड में एक विधेयक को पारित करके, यानी एक अधिनियम बनाया गया, और इस अधिनियम के तहत स्कॉटलैंड के किसी भी मेडिकल पर, किसी भी दवा की दुकान पर फ्री सैनिटरी पैड दिया जाएगा। उसके लिए महिलाओं से कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने वाला पहला देश विश्व का कौन बना है? वो स्कॉटलैंड बना है। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल ही मुफ्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोल्डन राइस की बिक्री और उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? ठीक है, तो गोल्डन राइस क्या होता है? ठीक है, गोल्डन राइस को समझिएगा सबसे पहले। गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन यानी कह सकते हैं कि विटामिन ए से भरपूर चावल होता है। तो चावल में विटामिन ए कैसे हो जाता है आप साथ सोच रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि कई प्रदेशों में, कई क्षेत्रों में ऐसे लोग होते हैं जिनको कि चावल दाल के अलावा भरपेट भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता। तो वैसे लोग कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ही उनकी बीमारियों से बचाने हेतु उनमें विटामिन ए की, बीटा कैरोटीन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए क्या किया गया कि आपने जीन अभियांत्रिकी तो पढ़ा ही होगा। इससे क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या फसल को उन्नत बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? GM क्रॉप्स आपने पढ़ा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो उसी GM क्रॉप्स का उदाहरण है ये क्या? धान। GM क्रॉप्स है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है। इसमें क्या किया जाता है कि सामान्य धान में मॉडिफिकेशन करके, उसका क्या मैनिपुलेशन करके क्या किया जाता है? उसमें आपके विटामिन ए से युक्त गुण विकसित किए जाते हैं। और विटामिन ए से विकसित गुण जब उसमें विकसित किए जाते हैं, और वैसे चावल का यदि 1 कप चावल भी कोई खाता है, वैज्ञानिकों का जो दावा है कि इस गोल्डन राइस को यदि कोई 1 कप चावल भी खाता है तो उसके शरीर को जितना विटामिन ए चाहिए उसकी 50% मात्रा की पूर्ति 1 कप चावल कर सकता है। तो वह इस प्रकार से यदि गरीब से गरीब लोग भी आपको क्या कर सकते हैं कि विटामिन ए से होने वाली बीमारियों से पीड़ित होने से बच सकते हैं। किस तरह से? तो गोल्डन राइस का उपयोग करके। और गोल्डन राइस आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ये मैंने आपको बताया। तो इसको कह रहा है कि इसकी उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसको मंजूरी देने वाला, इसकी बिक्री को और इसके उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला जो देश बना है वह एक एशियाई देश है। कौन? बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने इसको क्या किया? इसके उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दिया है। और ये इसके बारे में याद रखिएगा कि गोल्डन राइस किससे युक्त होता है? तो बीटा कैरोटीन से युक्त होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए मैं बोल रहा हूं। तो याद रखिएगा कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो हमारे शरीर में यकृत में जाकर के, विटामिन ए से युक्त कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर के यकृत में जाकर के स्टोर होता है। और यकृत में यह किस रूप में संरक्षित होता है? तो बीटा कैरोटीन के रूप में ही संरक्षित होता है। और जैसे जैसे शरीर को विटामिन ए की आवश्यकता होती है, यही बीटा कैरोटीन किस में बदल जाता है? विटामिन ए में बदल जाता है। और विटामिन ए में बदल करके शरीर को विटामिन ए की आपूर्ति करता है। तो ये बीटा कैरोटीन का प्रचुरतम स्रोत होता है, जो कहाँ स्टोर होता है? यकृत में स्टोर होता है। और शरीर को जरूरत पड़ने पर विटामिन ए अवेलेबल करवाता है, आपूर्ति करता है। इसकी
मंजूरी किसने दी है? बांग्लादेश ने दी है। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कई प्रकार के जीव जंतु भी बने हैं, कई प्रकार की सब्जियां भी बनी है। टमाटर का आपका जीएम बन चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर। ठीक है। उसके बाद आपका कई प्रकार के जीव, चूहों का जीएम एनिमल भी बन चुका है। ठीक है। चूहा का, गाय का, भैंस का इत्यादि का भी बन चुका है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा? लगेगा नहीं बल्कि अब यह लग चुका है। कब लगा था? 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगा? ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब आपको देखने को लग रहा होगा, लेकिन आजकल की परीक्षाओं में ये टेंडेंसी बनी हुई है कि कुछ अटपटा टाइप की चीजें भी पूछ ली जाती है। तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी चीजों को भी, कुछ एक चीजों को तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक सूर्य ग्रहण आपका एक अच्छा चर्चा का भी मुद्दा है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, तो ये चंद्रमा क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। क्या करती है कि यह चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कुछ एक हिस्से को, सूर्य के मध्य भाग को क्या करता है? पूरी तरह से ढक देता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के मध्य भाग को ढक देता है, और सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या दिखता है? केवल सूर्य ग्रहण के दौरान हमें केवल सूर्य का बाहरी भाग दिखता है। ये वाला पार्ट दिखता है। सूर्य का केवल कौन सा भाग दिखता है? बाहरी भाग। शेष भाग किससे? चंद्रमा से ढका रहता है, और वह पृथ्वी तक प्रकाश को आने नहीं देता है, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है? अंधकार फैल जाता है, और या पृथ्वी पर कम ऊर्जा होती है। और इस सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी, सूर्य का जो ये बाहरी किनारा दिखता है, यह एकदम प्रकाशमान किनारा होता है। इसी को हम किरीट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना मतलब केवल कोरोना वायरस ही नहीं होता है, सूर्य में भी कोरोना होता है। जब सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की सतह से फिर सूर्य के मध्य भाग को ढका जाता है, और सूर्य के प्रकाश के बाहरी भाग का प्रकाश जब हमें दिखाई देता है चमकता हुआ, तो इस चमकते हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका सूर्य ग्रहण होता है, और ये सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन ही होता है। इसमें क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होती है। चंद्रमा बीच में होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है। तो 2020 का जो अंतिम सूर्य ग्रहण लगा, 2020 का जो अंतिम सूर्य ग्रहण लगा, वह किस तिथि को लगा? 14 दिसंबर को लगा। किस तिथि को? 14 दिसंबर को रात में, शाम में तकरीबन आपके 7:30 बजे से 7 बजे से तकरीबन कह सकते हैं कि 7:03 से आपका 12 बजे प्लस तक लगा था। 12 बजे के बाद तक लगा रहा था, यानी 14 से 15 दिसंबर तक यह सूर्य ग्रहण अंतिम था। जो क्या हुआ था? लगा था। ये 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण था। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। राजशाही की स्थापना को लेकर के किस देश में दिसंबर 2020 में प्रदर्शन हुआ? ठीक है। देखिए ये मामला क्या है? राजशाही की स्थापना को लेकर के लोग अधिकांश जगह आज लोकतंत्र की स्थापना के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश एक नेपाल है। कौन सा देश? नेपाल है, जो आपके राजतंत्र की स्थापना के लिए, राजशाही की स्थापना के लिए प्रयासरत है। मामला यह हुआ कि कुछ दिन पहले ही एक युवा लड़के को राजशाही राष्ट्रगान गाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, और तत्पश्चात उसके साथियों के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई, और उस आंदोलन में राजशाही व्यवस्था को स्थापित करने की मांग की गई। साथ ही साथ जो नेपाल के पूर्व राजा और रानी थे, उनके तस्वीरों का टी शर्ट बनवा करके भी, टी शर्ट जो आप पहनते हैं वह बनवा करके क्या किया गया? उसे बंटवाया गया, और उस विचारधारा को मानने वाले लोगों को आंदोलन में जमा किया, और एक उग्र आंदोलन को खड़ा कर किया गया, जिससे कि नेपाल में राजशाही की स्थापना को लेकर के क्या किया गया? विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है। और ये अभी नेपाल में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि यहाँ राजशाही की स्थापना को लेकर के 8 का बुक आया है। 8 का कौन सा बुक आता है? 8 का कौन सा बुक आपको चाहिए देवेंद्र कुमार जी?
ठीक है। तो नेपाल में आपको राजशाही की स्थापना के लिए और राजा और रानी ही नेपाल का कल्याण करेंगे, ऐसे ऐसे नारे भी यहाँ लगाए जा रहे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में केपी शर्मा ओली हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनिएरा हैं जिनके विरुद्ध दिसंबर 2020 में हिंसक आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो सेबेस्टियन पिनिएरा किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो सेबेस्टियन पिनिएरा चिली के राष्ट्रपति हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं? चिली के राष्ट्रपति हैं। आप लोग आंसर नहीं करते हैं, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, आंसर करिए। चिली के राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनिएरा। हाल ही में सेबेस्टियन पिनिएरा बहुत ही चर्चा में रहे थे, और चर्चा में इसलिए रहे थे कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, भारत भी त्रस्त है, और चिली में भी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की एक बड़ी संख्या है। और ऐसे समय में जब चिली के राष्ट्रपति अपने घर के निकट किसी बीच पर टहल रहे थे, तो किसी महिला ने उनके साथ सेल्फी ली, और सेल्फी लेकर के जब उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पे उस फोटो को डाला, तो चिली के लोगों के द्वारा उनके राष्ट्रपति के खिलाफ कई प्रकार की बातें लिखी गई, क्योंकि उसमें उस तस्वीर में चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनिएरा ने क्या किया था? मास्क नहीं पहना हुआ था। तो मास्क नहीं पहने रहने के कारण इनका ट्रोल हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा इनके विरुद्ध हिंसक आंदोलन भी हुआ था। तो ये कहां के राष्ट्रपति थे? चिली के राष्ट्रपति थे। और चिली की राजधानी कहां है? तो सेंटियागो है। हाल ही में 6 दिसंबर को हुई इन्फोर्समेंट बिहार दरोगा की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि सेंटियागो किस देश की राजधानी है, ठीक है। एनटीपीसी वाला जो क्यूज हो रहा है यही चैनल पे सर, हाँ यही चैनल पे हो रहा है एनटीपीसी का। आपको प्रीमायर्ड वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है। रात में 2 वीडियो मिल रहा होगा और 2 वीडियो सुबह मिल रहा होगा, ठीक है। तो सेंटियागो, ठीक है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग, और गैबोन की राजधानी कहाँ है? तो गैबोन की राजधानी याद रखिएगा लिब्रेविले है। क्या है? लिब्रेविले है, लिब्रेविले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की बात हो रही है। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों की बात करें तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? कमेंट करके बताइए। सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट ही जुड़े, देर आए दुरुस्त आए हैं। देखिएगा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की बात हो रही है, तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी एप्पल है। कौन है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बात की जाए, दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी कौन है? कि वॉलमार्ट है। ये वॉलमार्ट है, खुदरा विक्रेता कंपनी है वॉलमार्ट, यही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन मूल्यवान की बात करें तो सबसे ज्यादा मूल्यवान कौन सी कंपनी? एप्पल है। एप्पल क्या है? एक फोन, लैपटॉप्स वगैरह निर्माता कंपनी है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी भेजो ना प्लीज। क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है सर, खेद प्रकट करते हैं इसके लिए, केवल हिंदी मीडियम में भी उपस्थित है। सर बीच में बात मत किया करो। चलिए हम प्रयास करेंगे कि बीच में बात नहीं करें, ठीक है। चलिए देखिए एप्पल क्या है? एक फोन लैपटॉप्स वगैरह निर्माता कंपनी है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। फॉक्सकॉन ये भी आपके फोन्स लैपटॉप वगैरह बनाती है। और अलीबाबा क्या है? ये चीन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, चीन की बहुराष्ट्रीय कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, एक जानी मानी कंपनी है ये चीन की। कौन? अलीबाबा। भारत की सबसे बड़ी कंपनी की बात याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी तो कौन है? RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। विश्व के पहले प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण चीन ने किया, इसका नाम दिसंबर 2020 में क्या रखा गया? यानी किस कंप्यूटर की बात हो रही है? क्वांटम कंप्यूटर की होती है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? तो ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर से भी तेज कंप्यूटर होता है कौन? आपका क्वांटम कंप्यूटर। और चीन ने हाल ही में क्या किया है? विश्व के पहले प्रकाश आधारित, इस पर आधारित है, प्रकाश पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम माओ त्से तुंग नहीं है। बहुत लोगों का जवाब माओ त्से तुंग आ रहा है, इसका जवाब क्या होगा? इसका नाम जियू झांग रखा है। क्या नाम रखा है? जियू झांग नाम रखा है। तो चाइनीज नेम है सर, हमने इसका नाम नहीं रखा है। थोड़ा सा 2-4 बार लिखिएगा, जियू झांग, जियू झांग, जियू झांग, आपको याद हो जाएगा। तो क्या नाम है इसका? जियू झांग। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में तो फुगाको, जापान का फुगाको क्या है? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, यानी विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? आपका परम सिद्धि भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि है। शी जिनपिंग कौन है? चीन के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। सन यात सेन और माओ त्से तुंग ये सभी क्या हैं? चीन के पुराने नेता रह चुके हैं। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एशियन ऑफ द ईयर सम्मान दिसंबर 2020 में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो एशियन ऑफ द ईयर सम्मान दिया जाएगा किनको? तो एशियन ऑफ द ईयर सम्मान दिया जाएगा 2020 का किनको? आदार पूनावाला को। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है आदार पूनावाला। क्या नाम है इनका पूरा? आदार पूनावाला। और आदार पूनावाला ये क्या है? तो आदार पूनावाला के बारे में याद रखिएगा, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा ही भारत में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की कई प्रक्रियाएं शुरू की गई है और यह चल रही है, कई अंतिम प्रक्रियाओं में है। तो यह आदार पूनावाला किसके सीईओ हैं? SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। और इन्हीं को एशियन ऑफ द ईयर का सम्मान 2020 दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां भी देखिए, शी जिनपिंग कौन है? चीन के राष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। और चंदा कोचर कौन है? तो ICICI बैंक की पूर्व MD और सीईओ रह चुके हैं, यानी पूर्व प्रमुख रह चुके हैं चंदा कोचर। और इनके पति पर क्या, इन पर और इनके पति पर क्या है? ICICI बैंक की प्रमुख रहते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप इन पर लगा हुआ है, जिसके लिए कि इनके पति को गिरफ्तार भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। किस देश ने दिसंबर 2020 में अमीरों पर कोरोना कर लगाने की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो कोरोना कर, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और कोरोना से बचाव के उपायों को करने के लिए अमीरों पर कोरोना टैक्स लगाने का जो फैसला किया गया है, वह पहला देश कौन है? आप लोग कमेंट करिए। कोई फास्ट कह रहे हैं, कोई स्लो कह रहे हैं, कोई क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, यादव जी धांधली किए थे चंदा कोचर। अर्जेंटीना। चलिए सही जवाब है यहाँ पर, क्या है? अर्जेंटीना ने अमीरों पर कोरोना कर लगाने की मंजूरी प्रदान की। और ऐसा करने वाला वह क्या है? विश्व का पहला देश बना है। ये क्या करेगा? अमीरों से कोरोना टैक्स लेगा और उससे वहां के गरीबों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए क्या करेगा? उस पर काम करेगा।
ठीक है। अब याद रखिएगा रूस आपके विकल्प में है, तो रूस के बारे में हमने पहले भी कई बार आपको बतलाया है कि कोरोना की वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश कौन है, तो रूस है। कोरोना वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला देश, कोरोना वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश है, कौन है, ये रूस है। और इसने आपका ट्रायल भी सबसे पहले पूरा किया, तभी तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का क्या किया, रजिस्टर्ड किया। और इसने एक वैक्सीन के बाद दूसरा वैक्सीन भी रजिस्टर्ड किया था। रूस की राजधानी याद रखिएगा कहाँ, मॉस्को। पेरू की राजधानी लीमा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। चलिए अगला क्वेश्चन। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के किस डॉक्टर को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक में दिसंबर 2020 में शामिल किया गया है? यानी कि विश्व के 2% डॉक्टरों की बात की जाए तो इसमें भारत के किस डॉक्टर को शामिल किया गया जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के भी डॉक्टर हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। एक अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। सबसे पहले कोरोना टीका कौन लगाया? ठीक है, सबसे पहले रूस में बना है और टेस्टिंग उससे पहले काम अमेरिका सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है। और कौन लगाया है, तो अमेरिका में टेस्टिंग के दौरान एक महिला कोई थी, उनको लगाया गया था। करंट चल रहा है विपिन धर द्विवेदी जी, करंट की क्लास पर डे रुक्मिणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर 3 बजे शुरू होता है, वही करंट चल रहा है। ये नहीं पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है बताइए? ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है ना हो कि उनकी बात को नहीं पूछा जाता है, पहला टीका किसको लगाया था, ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ स्थित है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ही क्या है, उपनिदेशक। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के उपनिदेशक कौन? पंकज चतुर्वेदी। किनको? पंकज चतुर्वेदी साहब को विश्व के 2% डॉक्टर में शामिल किया गया। और ये इनकी विशेषज्ञता क्या है, स्पेशलिस्ट क्या है, तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कैंसर के ये विशेषज्ञ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और साथ ही साथ ये वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर के भी क्या हैं, प्रभारी हैं। कहाँ के? वाराणसी में स्थित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर के भी प्रभारी हैं। कौन? आपके पंकज चतुर्वेदी साहब। इनको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के भी ये डॉक्टर हैं, इनको क्या किया गया, विश्व के 2% डॉक्टरों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहां शुरू हुआ है? ठीक है, 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहां शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान के, कहां से? राजस्थान के किस जिले से? तो ये भी याद रखिएगा, जैसलमेर से। राजस्थान के जैसलमेर नामक स्थान से। कहां से? जैसलमेर नामक स्थान से शुरू किया गया था। और जैसलमेर में यह आपके आईटीबीपी किसके द्वारा शुरू किया गया? आईटीबीपी के द्वारा शुरू किया गया। और यह 3 दिवसीय आईटीबीपी द्वारा शुरू किया गया। और यह क्या था? 3 दिवसीय वॉकथॉन था। 3 दिवसीय वॉकथॉन था। और ये कहां से शुरू हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर से शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फिट इंडिया वॉकथॉन कहां से? राजस्थान के जैसलमेर से, आईटीबीपी द्वारा 3 दिवसीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश को फुआ मुल्लाह और एडू एटॉल विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए गए हैं? तो ये फुआ मुल्लाह और एडू एटॉल किस देश का स्थान है जिसको कि विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? तो ये याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करिए, फास्ट करेंगे हम आप लोग, लेकिन कमेंट करिए धड़ाधड़, जितना जल्दी आप जवाब देंगे उतना ही हम फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, देखिएगा।
ये आपका मालदीव में स्थित है। कहाँ स्थित है? मालदीव में स्थित फुआ मुल्लाह और एडू एटॉल को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल किया गया। ये कहाँ का है? तो मालदीव का आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये एटॉल आपका एक शब्द दिख रहा होगा, तो एटॉल का मतलब क्या होता है? पहले भी हमने आपको बताया है कि घोड़े की नाल की तरह, घोड़े के नाल की तरह दिखने वाली आकृति को ही हम क्या कहते हैं? एटॉल या वलयाकार आकृति कहते हैं, जो कि भारत में लक्षद्वीप की का शेप है। ठीक उसी शेप को हम क्या कहते हैं? वलयाकार या एटॉल कहते हैं। तो ये मालदीव का है। भारत में भी दो शहर को, भारत में मध्य प्रदेश के दो शहर ग्वालियर और ओरछा, ग्वालियर और दूसरा कौन? ओरछा शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में किन शहरों को? ग्वालियर और ओरछा को, एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, क्या है प्रश्न? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया? ठीक है, यानी मोटर वाहन को मोटर वाहन पर क्या है? 100% टैक्स माफ कर दिया है। ये पंजाब राज्य की सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने? पंजाब राज्य की सरकार ने। और ये कब तक? तो 31 दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक मोटर वाहन कर 100% समाप्त कर दिया है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल। कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखिएगा, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत का सबसे लंबा डबल डेकर का मतलब क्या होता है? दो लेयर का, दो तल्ला। ठीक है, तो दो तल्ले का जो फ्लाईओवर होता है, जो कि जब पुल आप देखते होंगे, जो जमीन से ऊपर पुल बनाया जाता है और जब वो दो सतह का हो, दो फ्लोर का हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डबल डेकर फ्लाईओवर कहते हैं। और इस डबल डेकर फ्लाईओवर का बिहार में कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो छपरा में बनाया जा रहा है। उसका निर्माण कार्य 2022 तक, कब तक? 2022 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। ये क्या है? तो भारत का सबसे लंबा, क्या है? भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर है। और याद रखिएगा, ये छपरा में कहां से? तो भिखारी चौक से नगर पालिका चौक तक इसका विस्तार है। भिखारी चौक, ये आपको पूछा जा सकता है। भिखारी चौक से नगर पालिका चौक तक, भिखारी चौक से नगर पालिका चौक तक इसका निर्माण किया जाना है। और ये 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके निर्माण में 411 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। कितना रुपए? 411 करोड़ रुपए खर्च करने की भी मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, धीरज जी क्या लिख रहे हैं? मदागास्कर, ठीक है, क्या लिखना चाह रहे हैं? चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया है? सबसे पहले समझिएगा कि न्याय कौशल है क्या। तो न्याय कौशल है कि न्यायिक संसाधनों की असमानता को दूर करने के लिए, जानते हैं आप कि कोरोना महामारी के दौरान न्यायिक प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है एक हद तक। और इस प्रक्रिया में आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति की यदि पहुंच ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं है, तकनीकी संसाधनों से वो दूर हैं, तो ऐसे लोगों को तकनीकी रूप से असमानता के दायरे में माना जाता है। और यदि कोई व्यक्ति तकनीकी रूप से असमानता के दायरे में है, तो वैसे लोगों को तकनीकी रूप से समानता के दायरे में लाने के लिए ही न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया। कहां? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। कहां?
महाराष्ट्र के नागपुर में न्याय कौशल का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े साहब के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इस न्याय कौशल के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन देश के किसी भी न्यायालय में, ऑनलाइन देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा देश के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो अन्य किसी राज्यों के हाई कोर्ट हो, या आपके अपने जिले का या किसी अन्य जिले में अधीनस्थ न्यायालय में आपको मुकदमा दायर करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कई लोग लिख रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो याद है ही आपको कि उद्धव ठाकरे हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये आपका सिंगापुर में क्या हुआ आयोजित? भारतीय सिंगापुर में मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। तो इस मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप में रितु फोगाट ने, भारतीय महिला पहलवान रितु फोगाट ने, किसने? रितु फोगाट ने आपके नाउ श्रे नाम है उनका जिनको हराया, नाउ श्रे प्रोब, क्या नाम है? नाउ श्रे प्रोब, इनको हरा करके, ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये कंबोडिया के खिलाड़ी है। नाउ श्रे प्रोब को हरा करके तीसरी मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता, किसने? भारतीय महिला पहलवान रितु फोगाट ने। ठीक है, किसने? रितु फोगाट ने यह जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तीसरी मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप किसने जीती? तो रितु फोगाट ने। आयोजन कहां हुआ? तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि सीएम और गवर्नमेंट भी बताएं प्लीज, रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा। पहले मैं बताता था लेकिन देरी उससे ज्यादा होती है, और आप लोगों की एक डिमांड यह भी होती है कि फास्ट करवाइए, तो इसलिए मैं कभी कभी बतला देता हूं और कभी आपको नहीं भी बतला पाता हूं। सीईओ बताइए, एकदम बताएंगे। जहां सीईओ वाला प्रश्न होगा वहां हम निश्चित तौर पर सीईओ भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किसका परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल के नेवल संस्करण का, यानी नौसैनिक संस्करण का हाल ही में परीक्षण किया गया। ठीक है, और इसका परीक्षण जो किया गया वो किस विमान से? तो सुखोई 30 MKI, इसका पूरा नाम क्या है? सुखोई 30 MKI। इस तरह से आपको ये लास्ट वाला टर्म जो है ये जोड़ के आपको फंसा सकता है ऑप्शन में एग्जाम के समय में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या? सुखोई 30 MKI से आपका ब्रह्मोस के नेवल संस्करण यानी नौसैनिक संस्करण का उद्घाटन, सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, इस ब्रह्मोस की हम स्ट्राइक रेंज की भी बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि इसका स्ट्राइक रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर इसका स्ट्राइक रेंज है। अस्त्र आपका एक मिसाइल है जो क्या करता है? हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आपका पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी? किस राज्य ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दिया था? तो दिवाली के दौरान, दिवाली का त्यौहार जब आया था तो दिवाली के त्यौहार के दौरान ही पटाखों की बिक्री पर एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दिया गया था। किस राज्य के द्वारा? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री पर, कई राज्यों ने पटाखों के जलाने पर बैन लगाया, लेकिन पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी दोनों पर बैन किसने लगाया? तो वो आपका राजस्थान राज्य ने लगाया था। किस राज्य ने लगाया? राजस्थान राज्य ने लगाया था। राजस्थान की बात करें
तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के राज्यपाल याद रखिएगा, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के पुस्तक के दिसंबर महीने के सेट नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के डिस्कशन के लिए 3 बजे लाइव आपसे रूबरू होता हूं प्रतिदिन। और उसके बाद 8 बजे स्टैटिक जीके, जो कि आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये 2 सेक्शन एनटीपीसी की परीक्षा में बड़े मात्रा में आपके क्वेश्चंस को हल करने में सहयोगी हो रहा है। यानी इस सेक्टर से खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन सेक्टर को मजबूत करिए, ठीक से अच्छे से पढ़िए। उसी के लिए आपकी सेवा में आपके लिए हम 3 बजे करंट अफेयर्स और 8 बजे शाम में स्टैटिक जीके का लाइव डिस्कशन लेकर के हाजिर होते हैं। तो आप लोग रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर लाइव जुड़िए, स्टैटिक जीके की भी क्लास में, करंट अफेयर्स की भी क्लास में। तो आज रात 8 बजे आपसे स्टैटिक जीके की क्लास में फिर मिलेंगे। और जो लोग केवल करंट अफेयर्स में ही जुड़ते हैं उन सभी को पुराने वर्ष बीत जाने की भी ढेर सारी बधाई, इसलिए क्योंकि यह वर्ष किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के लिए बेहतर नहीं रहा है, लेकिन ढेर सारी संभावनाएं कई लोगों के लिए इसमें खुली, तो कई लोगों को इस वर्ष में निराशाओं का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, तो 2020 के अंतिम दिन करंट अफेयर्स के क्लास में आपसे मैं 2020 के विदाई की आपको शुभकामना देता हूं। और नववर्ष आपके लिए जो आने वाला है 2021, वह आपके लिए आपकी खुशियों भरा और आपके लिए आपके जीवन का सबसे अच्छा वर्ष हो, सबसे खुशहाल वर्ष हो। इन्हीं आशाओं और कामनाओं के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। 8 बजे आज शाम में फिर आपसे मिलेंगे स्टैटिक जीके के क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।